पाकिस्तान भारत की जो हालिया कशीदगी थी उसका जो फॉल आउट है, उस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो बयानबाजी है, उसका थोड़ा सा अहाता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गए सियालकोट के करीब पसरूर कंटोनमेंट, जहाँ पे उन्होंने मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश किया। जिस अंदाज़ में मुसल्लह अफवाज ने परफॉर्म किया इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट में, जिस अंदाज़ में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, स्विफ्टली उन्होंने एक्ट किया। उन्होंने मोदी साहब को काफ़ी खरी खरी सुनाई उनका नाम लेकर कि आप आतंकवाद की जो बात करते हैं सबसे ज़्यादा तो आप ही कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। उन्होंने 1971 का हवाला दिया, मुक्ति बाहिनी को जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी इंडिया की तरफ से। उन्होंने BLA और TTP का भी जिक्र किया कि उनके भी जो ताने बाने हैं वो मोदी साहब से मिलते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सपा सरदार और मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। इन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। फिर उसने कहा कि वी विल टॉक ओनली ऑन टेरर। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था? जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। इसलिए हमें ये भाषण मत दो। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। कॉन्फिडेंस है यार। और जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मोदी साहब जो है वो ट्रूप्स को रैली कर रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपना नैरेटिव बेच रहे हैं ताकि उनको ये उनके ट्रूप्स को ये ना लगे कि हम वाकई हमें कोई सुक्की हुई है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस दी गई है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। आज मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि हमारी तरफ भारत ने जो हमले किए उसमें 2 दर्जन से ज़ायद आम शहरी मारे गए, औरतें, बच्चे, और ये वो शहरी हैं जिनका पहलगाम की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। उनको शायद पता भी ना हो कि पहलगाम कहाँ पर है कश्मीर में, वहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन दे पेड द प्राइस। साथ ही हमारे जो सोल्जर्स हैं उसमें पहले खबर आई थी कि 11 हमारे यहाँ डेथ्स हुई हैं, वो अब बढ़ के 14 हो गई हैं क्योंकि 2 और फौजी जो ज़ख्मी थे वो भी चल बसे। तो हम तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि हमारी कौम ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये जो शहादतें हैं वो ह्यूमन कॉस्ट है इसकी, जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ अगर थोड़ी सी इस पर खुशी मनाई जा रही है द वे वी परफॉर्म्ड अपने डिफेंस के लिए, तो वो सिर्फ हम नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसका मुतरफ है। फ्रांस 24 की मैं आपको एक हेडलाइन दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन के जंगी जहाज़ों ने ये टेस्ट पास किया, उन्होंने कहा विद फ्लाइंग कलर्स, और उन्होंने कहा कि ये चीन के लिए परसेप्शन के लिहाज से एक बहुत बड़ी फतह है। उन्होंने कहा कि चीन के जो हथियार थे वो सिर्फ सस्ते नहीं थे बल्कि अच्छे भी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो J-10 फाइटर जेट्स हैं, जिस तरह उन्होंने फ्रांस के राफेल को गिराया, उसका चीन के सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा है, डिफेंस इंडस्ट्री में दुनिया भर में तो है ही, और पाकिस्तान का जो रोबस्ट रिस्पांस है उस पर दुनिया काफ़ी हैरान है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह परफॉर्म करेगा। एक और मैं आपको हेडलाइन दिखाना चाह रहा हूँ अल जज़ीरा की, जिसमें ये बार बार बात सामने आ रही है कि जो मोदी साहब ने कल भी बात की, एक न्यू नॉर्मल की उन्होंने बात की, और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पॉज है क्या ये टेम्परेरी पॉज है और इंडिया रीग्रुप करेगा और फिर वो मौका देकर दोबारा कोई एस्केलेशन कर सकता है। तो ये सवालात हैं जिस पे ज़ाहिर है कि बहस हो रही है, हम इसको समझना चाहते हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि ट्रंप साहब का जो एक नया फेस हमें नज़र आया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो हर 2 दिन के बाद इसको रिपीट करते हैं कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया, और कल तो उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना टेबल पे दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को बिठा के और बातचीत कराई जाए। तो हमें इस वक्त वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही मोतबर नाम स्कॉलर, प्रोफेसर
ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर हसन अब्बास नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी से भी मुंसलिक हैं। माजी में हार्वर्ड, कोलंबिया जैसे आला इदारों में पढ़ चुके हैं। वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हटके में ये जो एक परसेप्शन है, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पहले ये पूछ लूँ कि अभी जो ये सीज़ फायर है, ये मोदी साहब ने ना चाहते हुए किया है और अभी कशीदगी कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पे आपकी रीडिंग क्या है? ट्रंप कितने कमिटेड हैं इस प्रोसेस से और किस तरह वो इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं? जी, पहली बात तो एक बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। मैं आप लोगों का प्रोग्राम कभी कभार देखता रहता हूँ और उससे बहुत मुस्तफीद होता हूँ, तो आई एम रियली डिलाइटेड टू बी विद यू। थैंक यू। देखिए, सीज़फायर की पहली बात तो ये, मुझे लगता है सीज़फायर अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आखिर में इंडिया ने खुद भी सीज़फायर की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको जब बताया गया अमेरिका की जानिब से कि पाकिस्तान ने अपने कुछ न्यूक्लियर एसेट्स को मूव करना शुरू किया है, उनकी स्पेस या जो तरीक़ाकार होते हैं प्रोसेसेस, और उसके बाद अमेरिका के नायब सदर ने बड़ा क्लियरली उनको कहा कि ये एस्केलेशन थी, क्योंकि उन्होंने जब नूर खान बेस के ऊपर अटैक किया, उससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कोई 10 मिनट की मुसाफत पे, तो वो एक बहुत ही रेकलेस एस्केलेशन थी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है उन्होंने खासी मिसकैलकुलेशन की। उसके जवाब में फिर ये कहा गया और सीज फायर उनको करना पड़ा, कह सकते हैं। सीज फायर कायम रहेगा मुझे लगता है कुछ अरसे, और उसकी वजह यह है कि इंडिया के स्टेक्स भी बहुत हाई हैं। जैसे पाकिस्तान को हम कहते हैं कि छोटा मुल्क है, निस्बतन वल्नरेबल है। इंडिया एक लार्ज इकोनॉमी है, वो ग्लोबल अपना पाथवे देख रहे हैं, अपनी स्पेस बना रहे हैं। उसमें अगर पाकिस्तान ने उनको जो फाइनल थ्रेट दी थी कि अगर आपने मजीद कोई ये टिट फॉर टैट अटैक्स किए तो हम आपके इकोनॉमिक हब्स को टारगेट करेंगे, ये बहुत ही खौफनाक किस्म की जुमले थे जो दोनों अतराफ से कहे गए। इस वजह से ट्रंप ने जो कहा और उसके बाद वो मुसलसल कहते जा रहे हैं। पहले तो कभी कभार ऐसा होता था, सदर ट्रंप एक जुमला कहते थे, ट्वीट करते थे, फिर पिछली पहली हुकूमत में फिर उसको पॉलिसी तब्दील होती थी। इस दफा उन्होंने 2-3 ट्वीट्स की। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दाद दी और रियाद में उन्होंने, जब वो MBS के साथ थे, बहुत अहम मीटिंग थी, पब्लिक ऑलमोस्ट इवेंट था या लार्ज इवेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि सदर वाइस प्रेसिडेंट को, अपने सेक्रेटरी को, कि आप खड़े हों और उनको दाद दी कि आपने कमाल सीज फायर करवाया है बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स। तो मुझे लगता है वो बड़े कमिटेड हैं और वो चाहते हैं कि इस बात का कोई हल निकले। तो इस पे मजीद अमेरिका कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करेगा कि ये प्रोसेस आगे चले। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान भी आपस में बातचीत करके मसले को हल करना चाहते हैं या नहीं। That is the big question. अच्छा, मैं आपको रेफरेंस करना चाह रहा हूँ गार्डियन की जो स्टोरी आई इस पूरे मामले पे, और उन्होंने कहा कि पिछली जुमेरात को वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से जब किसी ने पूछा कि भाई ये मामला चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उनको कोट किया है गार्डियन ने, उन्होंने कहा इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन फिर जुमे के दिन जो एस्केलेशन नज़र आई, स्पेशली जैसे आपने कहा कि नूर खान बेस पे जब स्ट्राइक की इंडिया ने, हमारे यहाँ रिपोर्टेडली नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसे फिर बाद में शायद डिनाई किया गया है। उनका ये कहना है कि ट्रंप साहब ने मार्को रूबियो यानी कि वज़ीर ख़ारजा की ड्यूटी लगाई कि आप पाकिस्तान से बात करें, और JD वैंस से, जो कि अभी दौरा करके गए थे भारत का, उन्हें कहा कि आप इंडियंस से बात करें क्योंकि ये बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। और ये गार्डियन की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि जब ये सीज़ फायर, सैटरडे को जब सीज़ फायर के लिए कॉल्स आई दोनों साइड को कि जी आप बंद करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी वक्त शायद ये भी तय हुआ कि जल्द बातचीत होगी, एक तीसरे मुल्क में होगी, और नाम आया मुत्तहिदा अरब अमारात का कि वहाँ पे हो सकती है। इस हवाले से वहाँ वाशिंगटन में आप क्या सुन रहे हैं अपने सोर्सेस से? जी, अभी वाशिंगटन में तो मेरा तो ताल्लुक क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से है, तो जो पढ़ाई लिखाई वाले और थिंक टैंक्स की कम्युनिटी है वहाँ पर तो अभी तक, बल्कि अभी मैं एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ, अभी तक अमेरिका तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एनालाइज करता है। जो क्लोज डोर्स में बात होती होगी उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो पब्लिक स्कॉलर्स के अंदर डिस्कोर्स है उसमें तो अभी तक वो ये तय नहीं कर पा रहे कि जो इंडियन नैरेटिव है और जो पाकिस्तानी नैरेटिव है वो क्या है। क्योंकि इंडियन नैरेटिव आपने आज शायद सुना हो, इंडिया ने बड़ी, मैं तो मज़ाहिका खेज ही उसको कहूँगा, स्टेटमेंट दी है
और वो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है वो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम वेस्ट को भी इसको थ्रेट नहीं समझना चाहिए। यानी उन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। तो वेस्ट जो है, वो स्कॉलर्स जो हैं, वो भी दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स को बहुत ही स्केप्टिकल निगाह से देख रहे हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा, इंडिया ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की, जो उनके मीडिया ने कहा कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, उन्होंने अपना मजाक बनवाया। और इंडियंस ने अपने आप को ये शो नहीं किया कि उनका जो पब्लिक डिस्कोर्स है उनके मीडिया में, इवन उनके एकेडमिया में, वो एक बड़ी वॉर मॉन्गरिंग की तरह था। पाकिस्तान के ऊपर जो वेस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है थिंक टैंक्स की, वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ISI और फौज से। और वो अमेरिका का ख्याल ये है कि 99%, वो 99 कहते हैं, मैं 90 उसको कह रहा हूँ, कि उनका ख्याल ये है यहाँ पर कि वो पाकिस्तान की मेन नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड होता है। इसलिए वेस्ट चाहता है कि, मिसाल के तौर पे मुझे हैरत हुई कि आज बाज लोगों से मैंने ये भी सुना कि हमारे पास ये क्या एविडेंस है अभी के जहाज गिरे। मैंने कहा नहीं, देखें, गार्डियन की स्टोरी है, मैं एज एन अमेरिकन एक्सपर्ट आपको कह रहा हूँ, गार्डियन की स्टोरी है, फ्रांस वाले खुद मान रहे हैं। ये नहीं पता कि रफाइल 3 थे या 1 था, लेकिन 5 जहाज तो गिरे हैं, ये तो पब्लिकली नोन है। और मैं ये मिसालें आपको इसलिए दे रहा हूं कि वेस्ट इस वक्त या अमेरिका अभी समझने की पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट कर रहा है कि क्या हुआ है। ये पता है सबको कि पाकिस्तान ने चाइना के वेपन्स को, जहाजों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और इंडिया को एक शॉकिंग रिस्पॉन्स दी है। ये तय है, लेकिन उसको वो एडजस्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि इंडिया के जहाज, चाइना के जहाज तो उस काबिल ही नहीं थे पब्लिक परसेप्शन में। वो 50 मिलियन का एक J-10 है और उससे उनके पास ऑलरेडी एडवांस थे J-20, J-35 भी है, ये उनका थर्ड प्लेन। तो ये अभी वेस्ट में जिस तरह पाकिस्तान में समझा जा रहा है, क्योंकि आपका सोच समझ वाला और पढ़ाई लिखाई वाला आप लोगों की कन्वर्सेशन होती है, मैं इसलिए ये आम सतह से हटके बात कर रहा हूँ। वेस्ट अभी ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए टू क्लैरिफाई देयर पोजीशन एज वेल एंड टू लेट द डस्ट सेटल, लेकिन बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है अभी वेस्ट में। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को देखें तो एक लिहाज से एक लव हेट रिलेशनशिप रही है हमारी। हम कभी एहतियाते हैं, फिर कभी सैंक्शंस लग जाती हैं, वो पूरी तारीख दोहराने का हमारे पास टाइम भी नहीं और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक लिहाज से जिस तरह अब आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ने एक ओन गोल किया है कि दोनों पाकिस्तान और चीन को इतना एंटागनाइज किया है कि आवर अलायंस हैज बिकम इवन मोर सॉलिड। इसी तरह अमेरिका का भी तो एक बहुत बड़ा किरदार था ना पाकिस्तान और चीन को साथ धकेलने में। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर 100% जुड़ जाए? यू थिंक कि इन द फॉरेन पॉलिसी इसमें कोई गुंजाइश है कि यार किसी तरह पाकिस्तान को चाइनीज ऑर्बिट से निकालने के लिए हमें भी थोड़ा सा ताउन करना चाहिए? बहुत खूब सवाल है और मुझे लगता है यही बात अमेरिकन सदर के ज़हन में है, इसलिए कि मैं आज ही मिसाल ये दे रहा था अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को कि एक वक्त था कि पाकिस्तान का F-16 जो है वो पाकिस्तान की प्राइड थी और हमारे पास जो पाकिस्तानी अफसरान आते थे एयरफोर्स के, वो हमेशा F-16 का मॉडल लाते थे। अब पिछले 7-8 साल से वो JF-17 थंडर का मॉडल लाते हैं। और मैं अपने दोस्तों से, एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स वाले शागिर्दों से कभी मजाक कर रहा था कि वो F-16 आप लाया करते थे, वो भी एक ला के दें। और बात यह है कि पाकिस्तान ने, ये अमेरिका ने देखा है कि अब F-16 पाकिस्तान में एक ऑड इक्विपमेंट की तरह खड़ा हुआ है, बजाय इसके कि प्राइड लेते। ये अमेरिका के लिए बड़े सोचने का मकाम है। ये क्योंकि इंडिया की डिमांड थी, इंडिया की 2 डिमांड्स थी। एक, वो चाहते थे कि जितनी उनकी कोलैबोरेशन हो, जो न्यूक्लियर सिविलियन स्ट्रैटेजी से शुरू हुई, कि उसमें इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। बड़ी स्मार्ट मूव थी इंडिया की। इंडिया बहरहाल उनकी जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे या एक डेमोक्रेसी है, वो उनको बड़े अहम फैसले करने पे की तरफ लेके चलती है। और साथ दूसरा ये था कि जो पाकिस्तान अमेरिका के मिलिट्री टू मिलिट्री है, इसको जरा टोन डाउन करें। वो हो तो गया और पाकिस्तान को हर तरह के वेपन्स बनना बंद हो गए, एंगेजमेंट्स जारी रही, जो रिलेशनशिप वो कमजोर हुआ उससे। और आज इसीलिए पाकिस्तान में जितने रडार सिस्टम, पाकिस्तान ने इसलिए भी खासी हद तक कामयाबी हासिल की इस रीसेंट एक्शन में कि इंडिया के पास जहां फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस का है,
जो उनका एयरक्राफ्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट है, वो रशिया का। तीसरी मशीन तो स्विट्जरलैंड की है। पाकिस्तान के पास उनके तमाम मेजर इक्विपमेंट, एंटी एयरक्राफ्ट है, रडार हैं, मिसाइल्स हैं, उसमें चाइना से कोलैबोरेशन है। तो उनके दे सिस्टम्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। दैट्स व्हाई दे सक्सीडेड इन एन अमेजिंग फैशन, एटलीस्ट इन दी एयर फाइट थी उनकी। ठीक है, ये सॉरी डॉक्टर साहब, अब हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। ये जिसकी बात करके द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कभी आप एक चीज करते हो, समझते हो कि बेहतरी होगी, लेकिन उल्टा वो आपके गले ही पड़ जाता है। एक वक्फा लेते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हसन अब्बास से पाक भारत कशीदगी के हवाले से। अभी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से हाईलाइट किया कि जंगी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर आया कि हमारे पास चाइनीज़ वेपन्स हैं, दुनिया उसकी मुतरफ हो रही है। थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो एक मसला रुका हुआ है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का, पिछले 3-4 दिन से हमारी तरफ से ज़्यादा एम्फेसिस उस पर है। गो के मुसा साहब, आप भी कह रहे थे कि इसका अबेंस वाला जो मामला है, इस पे वर्ल्ड बैंक का भी एक क्लैरिफिकेशन आ गया। इससे पहले कि आप डॉक्टर साहब उसका जवाब, मैं ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, इनका एक क्लिप चलाना चाहता हूं जिससे सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी। There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. And we have to pay the fees of those guys through a trust fund that was set up at the bank at the time of creation of the treaty. That's our role. We have no role to play beyond that. ये अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक के सदर, भारतीय चैनल है CNBC TV 18, उसको इंटरव्यू दे रहे थे। लुब्बे लुबाब ये है कि भारत जो ये कह रहा है कि अब वो सिंतास माहदे से समझो कि निकल गया है, तो उन्होंने कहा जी सिंतास माहदे में मुअत्तली की कोई शिक नहीं है। ये फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से या तो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है या फिर एक नया माहदा इस माहदे की जगह ले सकता है। ये दो खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान माहदा है। आलमी बैंक महज इसका सहूलतकार है। अगर दोनों में से किसी को कोई बात पसंद ना आए तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक गैर जानिबदार माहिर या सालिस तलाश करके दे सकते हैं और उसकी फ़ीस उस ट्रस्ट फंड से अदा कर सकते हैं जो माहदे के वक्त कायम किया गया था। इससे ज़्यादा हमारा कोई किरदार नहीं है। ये उन्होंने वाज़ेह किया कि आप मुअत्तल नहीं कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो भारत मुस्तकिल कह रहा है कि जी मैं पानी बंद कर दूंगा, मैं गत्ता लगा दूंगा, मैं रोक दूंगा। एक तो ये है कि एक में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 136 मिलियन एकड़ फुट पानी 3 दरियाओं से पाकिस्तान को आता है। भारत के पास इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी है पानी रोकने की वो इसमें से 3 मिलियन एकड़ फुट की है। मतलब प्रैक्टिकली इस वक्त ये नहीं है, लेकिन ये एक तलवार तो लटकी रहेगी। फ़र्ज़ करें कि अमेरिका सालिसी करवा भी देता है, बातचीत भी शुरू करवा देता है, थोड़े ठंडे भी पड़ जाते हैं, और लेकिन भारत कहता है कि नहीं जी मैं माहदे में वापस नहीं आ रहा। तो ये जो तलवार है इसके लटकने का क्या असर पड़ता रहेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल है। आपने जब बात शुरू की तो मुझे याद आया, मैं एक किताब और मुझे वो मिल गई जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। मैं 25 साल पहले जब पाकिस्तान से अमेरिका आया पढ़ने के लिए, और तो पहली किताब जो टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ी फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी और हार्वर्ड में, उसका नाम था द कमिंग एनार्की बाय रॉबर्ट कैपलिन। रॉबर्ट कैपलिन ने उस वक्त ये प्रोजेक्ट किया था। किताब उनकी 1995 में आई। अब उसका जो नया एडिशन था 2001 में, उन्होंने कहा ये आइंदा की जंग जो पाकिस्तान इंडिया की होगी ये पानी पर हो। और ये पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको बड़ा पहले इस पे सोचना चाहिए था कि सिर्फ वेपन से नहीं, ये अगली जंगें जो होंगी वो ये रिसोर्सेज पर होंगी। इंडिया इस पर मुझे लगता है, ये मेरी होप है कि ये उन्होंने एज ए टैक्टिक इस्तेमाल किया है। वो ऐसी सोच नहीं रखेंगे बिकॉज ये तो एक एंटी
ह्यूमैनिटेरियन एक्ट होगा, ये तो एक डीह्यूमनाइजेशन होगी अगली साइड की। इसीलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं है इस वक्त पानी रोक सके। लेकिन आपने सही फरमाया, इट्स हैंगिंग सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं। ये पाकिस्तान को जो प्रोसेस शुरू करना है, शुरू में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हद तक नहीं है। अगर पाकिस्तान उनको ये बताने से शुरू करे कि जिन मिलिटेंट ग्रुप्स को आप समझ रहे हैं कि उन्होंने हमला किया है, उसका एविडेंस दिखाएं। हम आपको ये एविडेंस शो करते हैं कि हमने लश्कर के साथ ये किया है, हमने जैश के साथ ये किया है, हमने उनके लोगों को बंद किया है। एक्सट्रीमिज्म हमारे लिए भी बहुत बड़ा धचका है। तरीके तालिबान पाकिस्तान इस तरह पंजाबी तालिबान को मिल रही है, दैश ये काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ने अगर एक्शन किए जो किए हैं बहुत हद तक, तो अब पाकिस्तान को खुल के ये, अगर ये इंडिया की पहली डिमांड है तो आपको थोड़ा सा हमें रीथिंकिंग करनी होगी पाकिस्तान को कि आप एक कन्वर्सेशन शुरू तो करें। कश्मीर पे तो नहीं ऐसे फैसला होगा। कश्मीर का फैसला भी अब मैं इस वक्त नहीं कहता क्योंकि लोगों के लिए बहुत सेंसिटिविटी है पाकिस्तान में, लेकिन पानी बहुत गुजर चुका है और कोई ऐसा फैसला और तरीकाकार होगा जहां पे दोनों ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे आए, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, जो लोगों के तासुरात हैं, मोहब्बतें, दोस्तियां, ये बड़ी जल्दी मुझे लगता है ये वो ब्रिज बिल्डिंग का काम करेंगी। अगर गुफ्तगू शुरू हो उसमें फिर ये पानी का मसला नहीं रहेगा। वरना तो ये जो टिट फॉर टैट है और वॉर मॉन्गरिंग है और ये सोचना है कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे और वो हमारे साथ क्या करेंगे, ये तो बहुत ही अंदोनाक फ्यूचर मुझे बता रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, वॉर मॉन्गरिंग अगर एक फरीक के लिए आइडियोलॉजिकली ऑक्सीजन का काम कर रहा है तो ये ऑक्सीजन वो कैसे अलग करेंगे अपने आप से? नहीं कर सकेंगे, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कर सकेंगे। जर्मनी फ्रांस ने भी की, सारी दुनिया ने की, यूक्रेन रशिया भी टेबल पे आ गया। इंडिया ये तो नहीं चाहेगा, एक लम्हे के लिए हम ऑब्जेक्टिवली सोचें कि इंडिया ये नहीं चाहेगा कि मुसलसल ये बात हो। उनके सदर ट्रंप ने जो जुमला कहा है वो उनको उसने खामोश करा दिया कुछ देर के लिए इंडियंस को, बिकॉज वो शॉक्ड है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। उनकी तो सारी नेगोशिएशन पिछले 6 महीने से, बल्कि क्या 6 साल से ट्रेड पे चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जुमला उनको हिला देने के लिए काफी है और उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास तो खुद वो जो जोक्स चल रहे हैं बहुत से कि हमारे पास तो कुछ इतना रह नहीं गया, इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। जो टोटल ऑल आउट वॉर है वो इंडिया को भी सूट नहीं करती। लिहाजा दैट फोर्स देम टू कम टू द टेबल एंड हैव अ कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वो जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि जुमला ये है कि अगर आपने हमारे पे हमला किया ना वो हाल करेंगे जो हमने अपना किया है, तो वॉच आउट। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑन अ कॉशनरी नोट, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया। उनका ख्याल था कि यार इंटरनली डिवाइडेड है, टेररिज्म है, इकोनॉमी खत्म है, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि इनको एक दफा के लिए ही दबा दो। दे मेड अ मिस्टेक, दे पेड अ प्राइस फॉर इट। हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आज चाइना ने भी थोड़ी बहुत जो है वो चाइना ने याद दिलाया है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, उनका बयान आया है कि असल में अरुणाचल प्रदेश एक चाइनीज टेरिटरी है, उसका नाम है जंगहान। तो आप लोग पता नहीं यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। टेक अ ब्रेक।